हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही खास चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो आप सभी लोग अपने असाइनमेंट में देखिए बेटा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है। आज अपना ये बेसिक लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हमें सबसे पहले खास बात यही समझनी है, माइंड सेट करना है कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। जब बेटा हमें ये बात समझ में आ जाएगी प्रॉपर तरीके से कि व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ जाएगा तो हम बेटा कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग भी कर लेंगे, जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है। तो बात यहां पर ये आती है मेरे बेटे, नॉर्मली आप लोग जानते हैं इस बात को कि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं या एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं बाई बस या किसी भी प्रकार से, तो आप कई बार देखते हैं कि रास्ते में बेटा आपको कहीं एक बड़ी सी रोड बनते हुए दिखाई दे रही है। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि आप मुझे रोड बना करके दीजिए, डैम बना करके दीजिए, फ्लाईओवर बना करके दीजिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना करके दीजिए। तो सिंपल सी बात है बेटा, मार्केट में बड़ी सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हैं जो कंस्ट्रक्शन के काम को करती हैं। सरकार किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है, टेंडर निकालती है कि भाई मुझे इतनी बड़ी रोड बनवानी है, इस क्वालिटी की बनवानी है। तो बहुत सारी कंपनियां जाकर के अपना बेटा टेंडर डालती हैं और फिर कॉमन सी बात है, जिसके काम की क्वालिटी और जिसके प्राइस, जिसकी कॉस्टिंग गवर्नमेंट को अच्छी लगती है तो सरकार उस टेंडर को पास करती है और बेटा उस कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। अब बात आती है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी हमेशा गवर्नमेंट का ही काम थोड़ी करती है। हो सकता है कोई बड़ा बिजनेसमैन, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुकेश अंबानी जी, अपने बिजनेस के लिए बहुत बड़ी बड़ी 3-4 बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं। अरे तो मुकेश अंबानी जी बैठ करके थोड़ी बनाएंगे बिल्डिंग को कि भाई सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं, देख रहे हैं मजदूर कैसे काम कर रहे हैं। कॉमन सी बात है कि इस बिल्डिंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी न किसी वो कंपनी को देंगे कि भाई मुझे इस टाइप की, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ऐसी बिल्डिंग चाहिए। तो एक कंपनी उनकी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए रिलायंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेगी और समय पर काम करके देगी। तो ये होता है बेटा बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ध्यान से सुनना, जैसे कि बेटा देखो नोट्स में लिखा है थोड़ा यहां से भी देखिए एक बार, क्या लिखा है नोट्स में। नोट्स में बेटा लिखा है कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू ए लार्ज जॉब। बड़े ध्यान से सुनना कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक लार्ज जॉब। जॉब माने बेटा, जॉब माने वो नहीं कि आप कहीं नौकरी करने जा रहे हैं। जॉब का मतलब है काम। ठीक है। जब आपको एक बड़ा काम मिलता है जो सपोज करिए मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा समय तक चलने वाला है, तब जाकर के बेटा वो काम पूरा होगा। तो इसी जॉब को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। इसी को बोला जाता है कि भाई आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि बेटा आपने किसी का काम करने के लिए टाई अप किया हुआ है कि चलो भाई हम 10 दिन में आपका ये काम करके ओके कर देंगे और आप इसको कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे रहे हो कि मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। तो ये लैंग्वेज सही नहीं है। ठीक है। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ए बिग जॉब। जब कोई बहुत बड़ा डैम बना रहे हो, फ्लाईओवर बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, रोड बना रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हो बेटा, आप एक इस प्रकार की कंपनी है, इस प्रकार की कंपनी है जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं, मतलब बड़े बड़े काम आप अपने हाथ में लेते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ध्यान से देखना क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू ए लार्ज जॉब। असाइनमेंट, ठीक है, कोई बड़ा असाइनमेंट आपको हाथ लगा है, मिला है। वर्क ऑर्डर, वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क इज स्प्रेड, जहां काम चलता रहता है ओवर 2 और मोर फाइनेंशियल ईयर। साफ लिखा है जब 2 और मोर फाइनेंशियल ईयर। मैं तो 1 साल ही बोला था, यहां तो 2 साल लिखा है। कह रहे हैं कि जब कम से कम 2 साल या 2 साल से अधिक समय तक काम चलता है। फिर क्या लिखा बेटा, जनरली ए कॉन्ट्रैक्ट कमेंस इन ए फाइनेंशियल ईयर। कह रहे नॉर्मली ये देखा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट 1 साल में स्टार्ट होता है और खत्म किसी दूसरे फाइनेंशियल ईयर में होता है। इट मीन्स इस बात पे जोर दिया गया है कि अगर कोई ऐसा काम है जो इसी साल स्टार्ट हुआ और इसी साल खत्म हो गया, तो वो एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट तो है,
बट जितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली कह रहे हैं कि वो नहीं माना जाएगा। तो कह रहे हैं बट एंड इन ए डिफरेंट ईयर, लेकिन इसका एंड होता है जाकर के किसी डिफरेंट ईयर में। तो बेटा आप सिर्फ एक माइंड बस इतना सेट करो, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक लार्ज जॉब, एक बिग जॉब। हम किसी छोटे मोटे काम धंधे की बात करने नहीं जा रहे हैं। माइंड एकदम हायर लेवल का होना चाहिए कि कहीं बहुत बड़ा सा, सपोज करिए दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेस वे बना है, ठीक है, दिल्ली टू आगरा बना है, या और भी तमाम बने हुए हैं। तो सोचो यार इनको बनने में कितने साल लग गए, तब जाकर के बेटा वो सारा काम कंप्लीट होता है। तो बड़ी बड़ी रोड बनाना, डैम बनाना, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, तो इन सबको कहा जाता है कि हाँ कि भाई एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। लेकिन अब सवाल उठता है वो कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग कैसे करेगी। तो बेटा अकाउंटिंग पे हम 2 मिनट के बाद जाएंगे। माना कि मैंने आपको जस्ट कुछ शब्दों के सहारे ये समझाने की कोशिश की कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, और मैं समझता हूं कि आप समझ भी गए हैं इस बात को। जिन चीज़ों के मैंने नाम लिए हैं बेटा, ये चीज़ें आपने खूब बड़े बड़े आपने पुल बनते हुए देखे हैं, ठीक है, किसी नदिया का पुल बन रहा है, गंगा जी के ऊपर एक पुल बन रहा है, या सपोज आपने अपनी एरिया में कहीं भी बेटा ऐसा बड़ा काम होते हुए देखा हो। सिंपल सी बात है यार, ये काम 1 महीने 2 महीने का थोड़ी होता है बेटा, 3-3 साल 4-4 साल लग जाते हैं, तब जाकर के एक बड़ा पुल बन के तैयार होता है, बड़ी रोड बन के तैयार होती है। तो चलिए अब मैं आपके माइंड को थोड़ा और अच्छा सेट करने के लिए एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा बेटा, जहां एक रोड बनाई जा रही है। वो वीडियो क्लिप मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि भैया देखो एक रोड बन रही है, रोड पर बेटा मशीन भी यूज हो रही है। मशीन, अब जब मशीन यूज होगी तो सीधी सी बात है मशीन पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। तो बेटा रोड बनाने में आपने कुछ मशीनें यूज की हैं, वो मशीनें आपकी खुद की भी हो सकती हैं, कुछ मशीनें किराए की भी हो सकती हैं। अरे तो किराया भी खर्च होगा जिसकी मशीन किराए पर लाए होगे। बड़ी सारी लेबर यूज हो रही है, तो लेबर को मजदूरी भी देनी पड़ेगी। जब रोड बनेगी तो रोड में बेटा ढेर सारा, सपोज करिए गिट्टी है, मिट्टी है, तारकोल है, और तमाम प्रकार का मटेरियल यूज होगा। रोलर यूज होगा जो मिट्टी को दबाता है, प्लेन करता है। समझ रहे बात को? तो बहुत प्रकार का मटेरियल यूज होगा। तो बेटा इसी का नाम तो कॉस्टिंग है, इसी का नाम तो कॉस्टिंग है। तो ये तमाम खर्चे होते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमने 1 साल तक काम किया, उसमें कितना खर्चा हुआ, इन सब की हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो मेरे बच्चे कैलकुलेशन करने से पहले थोड़ा सा एक वीडियो क्लिप देखिए और माइंड सेट करिए। मैं उसी को बेस बना करके बार बार एग्जाम्पल दे करके आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो दिखाता हूं बेटा आपको यहाँ पर, एक ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए बेटा ये एक जेसीबी मशीन है, देखी होगी आप लोगों ने। ये रोड के किनारे मिट्टी की खुदाई कर रही है, ठीक है। और इस प्रकार की बड़ी सारी मशीनें रोड के कंस्ट्रक्शन में यूज होती हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं अगला स्टेप, लेवलिंग। कहीं ऊंची जगह है, नीची जगह है, उसको प्रॉपर एक शेप दी जा रही है। मिट्टी को रोड पर फैलाया जा रहा है। ये बेटा यहाँ पर देख रहे हैं कि अगला स्टेप आ गया, रोलर मिट्टी को बिल्कुल रोड पर एकदम दबा रहा है, जिससे कि हमारी रोड एकदम ठोस हो जाए। ऐसा ना हो कल को बड़े बड़े ट्रक निकलें और रोड दब जाए। यहां पर आप देख रहे हैं, देखो मिट्टी और उसमें बेटा पत्थर, चीजों को प्रॉपर तरीके से रोड पर एक मिट्टी की और पत्थर की लेयर डाली जा रही है। लुब्रिकेंट्स, ये एक खास किस्म का ऑयल होता है बेटा, जिसकी एक लेयर चढ़ाई जाती है रोड पर कि वो मिट्टी बिल्कुल एकदम मिट्टी को पकड़ के रखे।
और अब खास चीज क्या लिख रहे हैं, तार लेयर, यानी कि छोटी वाली गिट्टी विद तारकोल, इनको मिक्स करके इसकी लेयर, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि फाइनल लेयर आपके सामने आ रही है। और आप देख रहे हैं कि रोड अपने शेप में आ रही है, रोड बनके तैयार हो रही है, मशीनें यूज हो रही हैं, लेबर यूज हो रही है, मटेरियल यूज हो रहा है बेटा, मटेरियल यूज हो रहा है, मशीनों पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। जो किराए की मशीनें होंगी, भाई एक कंपनी के पास ये थोड़ी होता है हजारों मशीनें सैकड़ों मशीनें होती हैं। जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेती है, कुछ मशीनें उसके पास होती हैं, दो चार मशीनें वो किसी अदर कंपनी से भी रेंट पे ले लेते हैं, हायर, उनका किराया पे करते हैं और अपने कॉन्ट्रैक्ट को, काम को कंप्लीट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं बेटा, देखो एक वर्क चल रहा है प्रॉपर तरीके से रोड के कंस्ट्रक्शन का। अब ये एक रोलर और आ गया जो फिनिशिंग टच दे रहा है पूरी तरह से कि रोड बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। तो आप देख रहे हैं कि बेटा रोड बन करके तैयार हो गई है। एक छोटा सा मैंने ये क्लिप आपको दिखाया सिर्फ इस वजह से बेटा, इस वजह से कि आपके माइंड में एक वो फिगर, एक वो पिक्चर तैयार हो जाए कि यार कॉन्ट्रैक्ट क्या है। मैंने तो बेटा रोड के कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल दिया, वीडियो क्लिप दिखाया। अब आप कुछ भी अपनी आंख बंद करके सोच के देख लो कि यार कहीं पर आपने बिल्डिंग बनते हुए देखा है, फ्लाईओवर बनते हुए देखा है, जो कुछ भी आपने ये बड़े बड़े काम देखे, यही सभी बेटा कॉन्ट्रैक्ट हैं और जाहिर सी बात है किसी बड़ी कंपनी के द्वारा पूरे किए जाते हैं। अब पॉइंट आता है मेरे बेटे, वो कंपनी अपने यहाँ इस कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग कैसे करती है। सवाल ये उठता है अकाउंटिंग कैसे करती है। वो अकाउंटिंग मैं आपको सिखाऊंगा बेटा, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग माइंड सेट हुआ ना बेटा प्रॉपर तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहां पर जैसे बेटा आपने ये देखा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये हमने सीख लिया भाई, कॉन्ट्रैक्ट एक लार्ज जॉब है जो नॉर्मली पर्टिकुलर एक अकाउंटिंग ईयर में स्टार्ट होती है और किसी दूसरे तीसरे अकाउंटिंग ईयर में जाकर के समाप्त होती है। ठीक है, चलिए नीचे लिखा बेटा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ध्यान से सुनना बात को, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अभी मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अभी मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, थ्योरी डिस्कस करेंगे हम लोग जब इस चैप्टर के सारे प्रैक्टिकल बना लेंगे, तब वो आपको सारी थ्योरी समझ में आएगी, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट सीख चुके होंगे। और अभी पता चला हमने बड़े सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनाए और सारी थ्योरी समझाता रहूँगा खड़े होकर के, तो वो माइंड में सेट नहीं होती है। हाँ एक दो पॉइंट डिस्कस करेंगे बस, बाकी का सब बाद में पढ़ेंगे। आपका मन करे तो आप घर पे बैठ के नोट्स को थोड़ा पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट मैं बाद में कराऊंगा। यहाँ पर बेटा क्या लिखा, पार्टीज इन्वॉल्व, ऊपर हेडिंग है ना फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के कह रहे हैं फीचर क्या है, फिर नीचे लिखा द फॉलोइंग आर द मेजर फीचर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के कुछ फीचर्स हैं। पार्टीज इन्वॉल्व, बस यही पॉइंट पढ़ाऊंगा सिर्फ। कह रहे हैं कि पार्टी, कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में नॉर्मली दो पार्टियां होती हैं। एक होता है बेटा कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर, और एक होता है कॉन्ट्रैक्टी। तो देखो क्या लिखा बेटा, वन हु अंडरटेक एंड एग्जीक्यूट वर्क अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। तो वन हु अंडरटेक्स एंड एग्जीक्यूट वर्क, कह रहे हैं कि वो जो काम करता है उसे कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। सपोज करिए बेटा जो मैंने आपको वीडियो क्लिप दिखाया, फॉर एग्जांपल बेटा मार्केट में कोई एक्स कंपनी लिमिटेड है, एक्स कंपनी लिमिटेड जिसका कंस्ट्रक्शन का काम है, जो कंपनी कंस्ट्रक्शन के काम में लगी रहती है, और मान के चलिए बेटा गवर्नमेंट से उसने इस रोड को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, इस रोड को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो बेटा जो गवर्नमेंट है जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो गवर्नमेंट यहां पर कहलाएगी कॉन्ट्रैक्टी, गवर्नमेंट कहलाएगी बेटा यहां पर कॉन्ट्रैक्टी, और एक्स कंपनी क्या कहलाएगी, कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर। सिंपल। अगर मान लो बेटा एक्स कंपनी लिमिटेड ने
रिलायंस कंपनी के लिए बड़ी बड़ी 2 बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो रिलायंस कंपनी बन जाएगी कॉन्ट्रैक्टी और एक्स कंपनी काम करेगी तो एक्स कंपनी बन जाएगी कॉन्ट्रैक्टर। बस ये माइंड सेट रखिए। इसके बाद बेटा फिर नीचे की जितनी सारी बातें हैं ये हम सब कुछ लास्ट में बाद में चल करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ साथ बेटा अब हम पहुंचते हैं एक खास पॉइंट पर, जहां पर मेरे बच्चे हम चल करके, ठीक है, जहां पर हम चल करके एक फॉर्मेट बना करके तैयार करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बेसिकली कैसे होती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर मेनली हम क्या बनाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। और उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में अकाउंटिंग कैसे होगी कि भाई डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम आएंगे, क्रेडिट साइड में क्या क्या आइटम आएंगे, उसमें किन किन चीज़ों को कैलकुलेट किया जाएगा और फाइंड आउट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बेटा, ये सारी चीज़ें आप देखने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों को जब हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से लेकर के चलेंगे तब आपको माइंड में ये सब कुछ सारी फिगर क्लियर होगी कि भाई अकाउंटिंग कैसे हो रही है, ठीक है, अकाउंटिंग कैसे हो रही है। हाँ, एक पॉइंट और सुन लीजिए पहले। पॉइंट एक ये भी आता है कि जैसे मैंने कहा बेटा कि कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली 2 साल 3 साल तक चलता है, तब जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। मान लीजिए बेटा या आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो अभी आपने वीडियो क्लिप देखा था, सपोज करिए आप इस कंपनी के ओनर हैं, आप बड़े बड़े रोड बनाते हैं और आप क्या करते हैं कि आपके यहाँ जितने भी वर्कर काम करते हैं, सुपरवाइजर काम करते हैं, मैनेजर काम करते हैं, आप किसी को सैलरी ही नहीं देते हैं, किसी को वेजेस नहीं देते हैं। सब लोगों को आप बस यही बोल देते हो कि भाई थोड़ा सा तसल्ली करो, 2 साल में कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, फिर सरकार से मेरे को करोड़ों रुपए मिलेंगे, तब हम आपकी सैलरी देंगे, तब हम आपकी वेजेस देंगे। तो क्या लगता है आपको कि आपके साथ ये लोग सभी पूरी तरह से ईमानदारी से लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे, आपका साथ देते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। लोग कहेंगे कि अरे यार इस कंपनी का मालिक कैसा है, ये कैसी कंपनी है, अरे मेरे को पागल बना के रखा हुआ है यार, 6 महीने से काम कर रहा हूं, पैसे ही नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। अरे कब तक रुक जाऊं? तो लोग तो छोड़ छोड़ करके बेटा आपको भाग जाएंगे, क्योंकि आप टाइम से सैलरी नहीं दे रहे हो, आप टाइम से वेजेस नहीं दे रहे हो। तो सवाल उठता है, सुनो ध्यान से, कि हर कंस्ट्रक्शन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट तो बेटा मान के चलो 2 साल 3 साल में जाकर के पूरा होता है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये कंपनियां एवरी ईयर अपनी अकाउंटिंग करती हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाती हैं। अकाउंट का नाम क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बेटा ये कंपनियां इस बात का कैलकुलेशन करती हैं कि भाई 1 साल हो गई मुझे काम करते करते, 1 साल में हमने सपोज करिए बेटा, मान लीजिए हमने इस पॉइंट से लेकर के, ध्यान से सुनना, हमने सपोज करिए बेटा इस पॉइंट से लेकर के, यहां से लेकर के हमने 1 साल में यहां तक रोड बना दी, इतनी लंबी रोड बना दी। सपोज करिए बेटा मैंने 40% वर्क मान लीजिए कंप्लीट कर दिया सपोज। तो सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट का तरीका ही ये होता है, जैसे जैसे बेटा हम काम पूरा करते जाएंगे और हम गवर्नमेंट को या जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्टी है उसे हम बोलते जाएंगे कि भैया अपना काम आकर के चेक कर लो, मैंने 40% काम पूरा कर दिया है, मैंने 40% काम पूरा कर दिया है, और आप आइए काम को चेक करिए और मुझे कम से कम 40% तो पैसे दे दीजिए, जिससे कि हम मटेरियल परचेज कर सकें, अपने स्टाफ को सैलरी दे सकें और तमाम काम कर सकें। तो बेटा होता यही है कि जैसे जैसे काम पूरा होता जाता है गवर्नमेंट का एक वैल्यूअर आएगा, ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट का हमारे यहाँ एक वैल्यूअर आएगा, वो हमारे द्वारा यानी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किए गए काम को चेक करेगा। चेक करने के बाद बेटा वो एक सर्टिफिकेट देगा, जैसे कहते हैं वर्क सर्टिफाइड, जैसे कहते हैं वर्क सर्टिफाइड कि काम ओके हो गया। और जैसे बेटा वर्क सर्टिफाई हुआ, गवर्नमेंट के यहाँ से हमें एक चेक मिल जाएगा।
हमारे पास पेमेंट आ जाएगी। हाँ, कुछ काम ऐसा होता है कि हमने तो काम पूरा कर दिया। मान लीजिए बेटा, हमने काम सपोज करिए, लो जी हमने काम यहां तक पूरा कर दिया, यहां तक, और हमने बोला गवर्नमेंट को कि भाई मैंने आपका 50% काम पूरा कर दिया। उनका वैल्यूअर आया, वैल्यूअर ने आकर के बोला, उसने आके सारा काम चेक किया, चेक करके उसने बोला नहीं नहीं, आपका जो काम है ना, आपका वर्क यहां से लेकर के यहां तक तो ओके है, लो जी ये कहलाया वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, ये वर्क सर्टिफाइड है। फिर उस वैल्यूअर ने कहा कि आपने ये जो काम किया है यार, इस काम में आनंद नहीं आया, अभी यहाँ रोड पर और मिट्टी डालिए, इसको और पक्का करिए, अभी ये इसमें फिनिशिंग नहीं आई है। सीधी सी बात है, काम तो ओके है। वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब ये नहीं है कि काम बिल्कुल हुआ ही नहीं है, ठीक है, बट वैल्यूअर सर्टिफाइड मतलब ओके नहीं है, उसे पसंद नहीं आया, उसने उस काम में कुछ कमी निकाल दी, तो ये कहलाया बेटा, इतना हिस्सा क्या कहलाएगा, वर्क नॉट सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड। तो ठीक है, क्या दिक्कत है, वर्क नॉट सर्टिफाइड है, इस पर बेटा हम थोड़ी सी मेहनत और करेंगे, हल्का सा और फिनिशिंग टच देंगे, 1 दिन में 2 दिन में हमारा बेटा ये काम भी ओके हो जाएगा। तो एक होता है वर्क सर्टिफाइड, एक होता है वर्क अनसर्टिफाइड। तो जैसे जैसे बेटा कंस्ट्रक्शन कंपनी का वर्क सर्टिफाइड होता जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टी से कॉन्ट्रैक्टर को पैसे मिलते जाते हैं। तो मेरे बेटे यहां पर जो है, इसी प्रकार से एक बनेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। बेटा ये मैं ऐसा बस ऐसे ही थोड़ा सा बना करके दिखा रहा हूं, ठीक है, ये मन सोचना कि सर ऐसा ही बना करके दिखाओगे क्या, बढ़िया सा बनाएंगे, बट ऐसे ही थोड़ा सा तस्वीर दिखा रहा हूं। एक ऐसे बेटा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन जाएगा, डेबिट साइड में कुछ बातें आएंगी, कुछ बातें क्रेडिट साइड में आएंगी। तो डेबिट साइड में नॉर्मली बेटा यही बातें आएंगी कि हमने जो प्रीवियस ईयर में पूरे साल मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया है, जो रोड बनाने में तमाम खर्चे किए हैं यार, वो कितने खर्चे हैं, वो सारे खर्चे डेबिट में। फिर गवर्नमेंट से बेसिकली हमारे कॉन्ट्रैक्टी से हमें क्या मिला, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को बना करके एक प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, एक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। वो प्रॉफिट कहलाएगा मेरे बेटे, वो प्रॉफिट कहलाएगा नोशनल प्रॉफिट। ध्यान से सुनना, कौन सा प्रॉफिट, नोशनल। कुछ बच्चे बोल देते हैं नेशनल प्रॉफिट, अरे नेशनल नहीं, नोशनल। नोशनल का मतलब है कि ये एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है, बट मान लिया ये प्रॉफिट है। आपने कहा सर ये क्या बात हुई कि प्रॉफिट नहीं है, मान लिया प्रॉफिट है। मैंने कहा बेटा बात ये हुई है कि फाइनली प्रॉफिट तो यार तभी कैलकुलेट हो पाएगा ना, फाइनली जब हमारा 2 साल 2.5 साल 3 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट, एक एक पैसे का खर्चा हो गया और कॉन्ट्रैक्टी से हमें फुल फ्लैश पूरे पैसे मिल गए। आज बैठ करके हम जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे कि फाइनली ये ही प्रॉफिट है, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। वो क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट, एकदम फाइनल। लेकिन अभी क्या है, 1 साल में हमने कितना काम कर लिया, 1 साल में कितने पैसे मिल गए। अब नेक्स्ट ईयर में जाकर के, जाहिर सी बात है नेक्स्ट ईयर में जब जाओगे तो जरूरी थोड़ी कि जितना खर्चा फर्स्ट ईयर में हुआ उतना नेक्स्ट ईयर में होगा। हो सकता है नेक्स्ट ईयर में खर्चे और ज्यादा हों, या फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन शायद सेकंड ईयर में खर्चे कम हो। ये तो डिपेंड करता है बेटा कि आप जो रोड बना रहे हैं, आपने जो पहली साल में रोड बनाई है, शायद बेटा वो रोड बहुत आसानी से बन गई, मिट्टी बिल्कुल एक जैसी थी, मिट्टी हार्ड नहीं थी, कॉस्ट कम आई, खर्चे कम हुए, आराम से काम हो गया। नेक्स्ट ईयर में तो कुछ ऐसा आपके सामने आ गया कि अब आगे की जो कहानी है बेटा, इसके आगे की जो कहानी है, इधर बेटा बहुत
ऊंची नीची जमीन है, इसको पूरा एक जैसा बनाना, दुनिया भर के यहाँ पर बेटे नदी हैं, नाले हैं, जिन पर आपको छोटे छोटे पुल बनाने हैं, तो हो सकता है यार सेकंड ईयर का खर्चा बहुत आए, बहुत ज्यादा खर्चा आए। तो आप यूं मान के चलो बेटा कि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड जब हमारी कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना करके प्रॉफिट निकालेगी, इस बात को कैलकुलेट करने के लिए कि चलो यार 1 साल हो गई काम करते करते, लाओ थोड़ी अकाउंटिंग कर लें, देख लेते हैं कि कितने खर्चे हो गए, कितनी कलेक्शन आ गई, एक नॉर्मली कितना पैसा कमा लिया। तो ये प्रॉफिट तो है बट नॉट एग्जैक्ट प्रॉफिट। हाँ, ये एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है, इसीलिए इसका नाम रखा गया नोशनल प्रॉफिट, माना गया प्रॉफिट मेरे बच्चे, माना गया प्रॉफिट। तो मेरे बेटे हम लोग इस प्रकार की बातें पढ़ने जा रहे हैं, इस प्रकार की चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत गहराई के साथ। तो बात चल रही है बेटा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की, तो जिसमें हम लोग एवरी ईयर क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे और उसमें तमाम खर्चों को नोट किया जाएगा और प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने की कोशिश की जाएगी। तो इसके लिए बेटा एक कंप्लीट, एक परफेक्ट क्या चाहिए, एक फॉर्मेट चाहिए कि भाई इसमें प्रॉपर आप फॉर्मेट सीखेंगे। उसके बाद में बेटे कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। आप कहोगे सर फॉर्मूले किस बात के लिए हैं, तो ध्यान से सुन लो अभी कि जैसे अगर मैं ये कहूं बेटा, अगर मैं ये कहूं, ध्यान से सुनना, चलो मैं यहां पर ये मान लेता हूं कि बेटा हमने पर्टिकुलर 1 साल का मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, आपने कहा ठीक है सर, और हमारा एक नोशनल प्रॉफिट आ गया, ठीक है, हमारा एक नोशनल प्रॉफिट आ गया, एक नोशनल प्रॉफिट आ गया। सपोज बेटा नोशनल प्रॉफिट आ गया हमारा 50 लाख रुपए का आ गया, 50 लाख रुपए का नोशनल प्रॉफिट आ गया। आपने क्या किया बच्चे, आपने इस नोशनल प्रॉफिट को फटाफट आपने अपने लोगों में सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की, वर्कर को वेजेस दी, ठीक है, उसके बाद और ढेर ढेर सारा प्रॉफिट आपके पास बच गया, आपने उस प्रॉफिट को भी खूब खाया पिया, एंजॉय किया और पूरे 50 लाख रुपए खा पी करके बराबर कर दिए कि भाई मैंने तो 50 लाख रुपए कमा लिए, चलो खर्च करके बराबर कर दें। लेकिन यार ये तो बड़ी गलत चीज़ है। जरा आप एक बात सोचो बेटा, अभी तो आपने 1 साल काम किया है, अरे काम कंप्लीट थोड़ी हो गया है, अभी तो आगे 2 साल 2.5 साल तक और काम होगा। हो सकता है मेरे बेटे आगे बहुत खर्चे होंगे, बहुत खर्चे होंगे, और तुमने यहां प्रॉफिट को गलत तरीके से कैलकुलेट करके और सारा खा पी के बराबर कर दिया, मतलब खर्च कर लिया, ये गलत चीज़ है। हमारा अकाउंटिंग रूल ये कहता है, वो हमें ये सलाह देता है कंस्ट्रक्शन कंपनी को कि आप एवरी ईयर प्रॉफिट का तो कैलकुलेशन करिए, ध्यान से सुनना, प्रॉफिट का कैलकुलेशन तो करिए, लेकिन इस प्रॉफिट को 2 भागों में बांट दीजिए। ध्यान से सुनना बेटा, 2 भागों में। सपोज करिए एक भाग को हम कहेंगे, एक भाग को कहेंगे, ये चीजें आगे पढ़ने को मिलेंगी, ट्रांसफर इन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मान लो बेटा इस 40 लाख में से सपोज 20 लाख रुपया हमने कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, और ये 20 लाख रुपए, इन पैसों को हम अपने वर्कर्स में और तमाम चीजों में, मतलब इन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और 30 लाख रुपए जो बचे, 30 लाख रुपए को बेटा हम जनरल रिजर्व में डाल देंगे। इस पैसे का हम क्या कर लेंगे, रिजर्व बना लेंगे बेटा, रिजर्व। इस पैसे को खर्च नहीं करेंगे, इसको तो बिल्कुल एकदम मुट्ठी में बंद करके रखेंगे। आपने पूछा सर आप इस पैसे को क्यों रिजर्व में डाल रहे हो, मैंने कहा बेटा मैं समझदारी से काम कर रहा हूं, क्योंकि अभी काम बाकी है, दिल्ली दूर है, समझ रहे बात को, अभी दिल्ली दूर है, आगे पता नहीं कितने खर्चे होंगे, लॉस होगा, क्या होगा, और हम इस पैसे को अभी बराबर कर लें
नहीं। तो जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता है तब तक बेटा हम हर साल कमाए गए प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट को तो कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे और उस पैसे को प्रॉफिट के रूप में अपने कंपनी के शेयर होल्डर हैं, मेंबर हैं, पार्टनर हैं, जो भी हैं, सबको चाहिए होता है यार, जिससे कि थोड़ा थोड़ा सबको मिल जाए और सबकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, सब लोग हमारी कंपनी से जुड़े रहें, सबको पैसा थोड़ा थोड़ा हर साल मिलना चाहिए। और बाकी के पैसे का बना लेंगे रिजर्व और लोगों को भी बताएंगे कि चिंता मत करो, रिजर्व बना के रखा है, आगे अगर खर्चे ज्यादा होते हैं तो वहां इस रिजर्व को यूज किया जाएगा, और अगर खर्चे ज्यादा नहीं होते हैं तो रिजर्व तो यार अपने पास ही है, कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। ये रिजर्व आगे चल करके दोबारा से प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देंगे, तब लास्ट में जाकर के ये सारा प्रॉफिट के रूप में शेयर कर लिया जाएगा। तो ये एक समझदारी है। जैसे एक सिंपल सी बात बताऊं बेटा, बड़ी सिंपल सी, कई बार ऐसा होता है मेरे बेटे, कई बार, जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली से आगरा जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे आप दिल्ली में पढ़ते हैं और आगरा आपका होम टाउन है फॉर एग्जाम्पल, तो बेटा ये प्रैक्टिकली हमेशा देखा गया है कि आपने एक बड़ी सी बोतल में पानी भरा और पानी को लेकर के बेटा आप बस में बैठ गए और आपकी बस या ट्रेन आगरा के लिए चल पड़ी। आप बाहर का पानी नहीं पीते हो, सपोज करो कि आपको प्रॉब्लम हो जाती है, आप बाहर का पानी नहीं पीते हैं, तो पक्की बात है बेटा आप दो दो घूंट करके पानी रास्ते में पीते हुए जाओगे और पानी को बचा के रखोगे कि अरे यार अभी तो आगरा दूर है, अगर मेरी बोतल खाली हो गई तो फिर यार दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। और जैसे ही बेटा आपका आगरा आ गया, यानी कि वर्क कंप्लीट हो गया, तो जो बोतल में जो रिजर्व बचा के रखा था, अब डेफिनेटली तुम्हें उस रिजर्व की कोई जरूरत देखा जाए तो नहीं है, अब टेंशन नहीं है। तो फिर तो लोग अपनी बोतल को ही फेंक करके रोड पे चले जाते हैं। माना कि मैं अपने रिजर्व को फेंक नहीं दूंगा, ये नहीं कह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा जैसे कि आप अपनी बोतल में पानी को बचा के रखते हो, क्योंकि सफर अभी बाकी है, ठीक है, अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है, आगे कहीं यार प्रॉब्लम ना हो जाए, मेरी बोतल में पानी होना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से एक कॉन्ट्रैक्ट जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो हर साल कमाए गए प्रॉफिट में से थोड़ा प्रॉफिट तो प्रॉफिट के रूप में यूज कर लेता है और मैक्सिमम प्रॉफिट का एक रिजर्व क्रिएट कर लेता है। रिजर्व ऐसा हम आपको पढ़ाने वाले हैं आगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे। तो मेरे बेटे आप ये कहोगे सर एक बात बताओ, आपने ये 20 लाख रुपए तो कॉस्टिंग पीएल में डाल दिए, 30 लाख आपने ये इधर ट्रांसफर कर दिए जनरल रिजर्व में, सर आपने ये बेस कहां से लिया, ये 20 और 30 का रेशो होता है क्या? मैंने कहा नहीं बेटा ये रेशो नहीं होता है, ये तो मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिख दिया, बट मैं आपको इसके लिए फॉर्मूले लिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर्मूले जब आप पूरा क्वेश्चन बनाते हुए काफी आगे तक आ जाओगे और जब आपका फाइनली नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, नोशनल प्रॉफिट, तब बेटा मैं आपसे कहूंगा कि अब मेरे बच्चे आप उस प्रॉफिट के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करिए। उस फॉर्मूले में जो अमाउंट निकल के आएगा, उस फॉर्मूले में जो अमाउंट निकल के बाहर आएगा, दैट विल बी ट्रांसफर इन पीएल अकाउंट एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी ट्रांसफर इन जनरल रिजर्व। और जैसे ही बेटा आपने ये दो अमाउंट फाइंड आउट किए, बस यहीं पर जाकर के आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। तो बेटा बड़ा जबरदस्त चैप्टर है, और मान के चलो मेरे बच्चे अगर आप 10 ईयर उठा करके देखें तो शायद ही कोई ऐसा एग्जाम रहा होगा जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन ना आया हो। कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन तो आता ही आता है और समझने में भी बहुत अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो बेटे आज का लेक्चर यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, माइंड सेट करो बेटा, माइंड सेट करो, जितना रटने की जरूरत नहीं यार, एकदम कंसेप्चुअली पढ़िए कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटे मैं पूरा फॉर्मेट बना करके दिखाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, ठीक है, और फॉर्मूले नोट करेंगे हम लोग। उसके बाद फिर हमारे 1 बाय 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे।
तो बेटा इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके इस लेक्चर को मैं कंप्लीट करके क्लास को ओवर करता हूँ। ओके बेटे, ऑल द बेस्ट।